हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ अर्पित गर्ग है। ही हैज स्कोर्ड अ रैंक ऑफ 305 इन आईएनएसएट नवंबर 2023. ही हैज आल्सो स्कोर्ड अ रैंक ऑफ 10,700 इन नीट पीजी 2023. तो अर्पित, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके सोर्सेज क्या क्या रहे पढ़ने के लिए? हम्म। हेलो शिवम। मैंने प्रिपरेशन अपनी लास्ट ईयर जून में स्टार्ट करी थी, जून 2022 के अराउंड। ओके। तो मेरे प्रिपरेशन सोर्स लाइक काइंड ऑफ मिक्स्ड था। बहुत सारे सोर्सेज थे, सिर्फ एक लिमिटेड सोर्सेज नहीं था जैसे सब बच्चे बोलते कि एक सोर्सेज था, बट सबका बहुत सारे मिक्स सोर्सेज होते हैं। तो उसमें मैंने आधे सब्जेक्ट्स मैरो से करे थे, आधे सब्जेक्ट मैंने प्रेपरेटर से करे थे, जिसकी जो फैकल्टी मोस्टली अब सेरिबेलम में चली गई हैं, वो वाले सब्जेक्ट्स। और बाकी फिर मैंने ये मेरा बेस बनाया था इन सारे सब्जेक्ट्स ने, और ये लाइक काइंड ऑफ मेरे को कंपटीशन में पुट ऑन करते थे। उसके बाद रैंक बूस्टिंग के लिए मैंने जैनब मैम का बीटीआर और एमकेटी वीडियोस करे थे। और हाईली रिकमेंड करूंगा निकिता मैम के वीडियोस। उनका लास्ट ईयर दिसंबर में श्योर शॉट 150 क्लास हुई थी। वो इट वाज माय लाइक वेरी बेस्ट थिंग हैपन टू मी। उसको मैं एग्जाम से एक दिन पहले वही किताब रिवाइज करके जाता था, और मेरे को हमेशा बहुत हेल्प मिली उस बुक से। ओके, ग्रेट। तो मिक्स सोर्सेज से आपका मतलब है कि आपने अलग सब्जेक्ट अलग अलग सोर्सेज से करे, बट एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सोर्स से किया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट दो जगह से पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, और एक जगह भी ठीक से याद नहीं रहता है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी लास्ट 2 मंथ जैसे बचे हैं नीट पीजी के लिए, तो आप एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? लास्ट 2 मंथ्स में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगा आपने क्या अच्छा किया, और आपको क्या लगा आपने क्या गलती करी? लास्ट 2 मंथ में सबसे पहली चीज़ तो है कि अप्रिहेंसिव बहुत हो जाएंगे लोग, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अभी लास्ट 2 मंथ है वो भी बहुत बड़ा टाइम है, लास्ट 1 वीक की प्रिपरेशन अभी से कर लेनी चाहिए। क्योंकि लास्ट 1 वीक आपको समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं, और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते उसमें। तो मैंने लास्ट 2 मंथ में ये किया था, लास्ट 1 मंथ में तो मैंने एक बार अपना फुल रिवीजन कर लिया था अपने मेन नोट से अप्रॉक्स। और फिर जब लास्ट मंथ नीट पीजी का आया था, तो उस टाइम में लाइक जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट था अपने नोट्स का वो किया था। और क्वेश्चंस बैंक में सॉल्व करता था, उसमें मोस्टली पीवाईक्यूज रहते थे। और जब लास्ट के 7 डेज के अराउंड आए तो बहुत ही फास्टली पढ़ने लग गया था। मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे अपने, जो कि मैं अपने सब रिस्पेक्टिव नोट्स के फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर देता था। और जो मैंने बीटीआर एमकेटी के पीडीएफ्स थे और शॉर्ट शॉर्ट 150 निकिता मैम का था, उनको फिर लास्ट के 3 to 4 डेज में वही पढ़ के जाता था। ग्रेट ग्रेट, वेल डन अर्पित। तो आप क्यू बैंक सॉल्विंग को कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे? मतलब सिर्फ रिवीजन करना इज इम्पोर्टेंट, या साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए? अदरवाइज सिर्फ नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन करने भी इम्पोर्टेंट है इक्वली? सी द थिंग इज, नोट्स पढ़ने से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, नोट्स से ही हैं। बट क्वेश्चन बैंक टेल यू द अप्रोच कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आगे कैसे बढ़ना है क्वेश्चंस को लेके। और मेरा क्वेश्चन बैंक का अप्रोच ये था कि एक तो सबको पता है पहली बात, क्वेश्चन बैंक इज नॉट अ असेसमेंट टूल, इट इज लर्निंग टूल। और दूसरा ये बात है कि क्वेश्चंस में मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करा था, मैंने मोस्टली पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। तो मैं कस्टम मॉड्यूल बनाता था ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, और इसमें सिर्फ दो टैग सेलेक्ट करता था, रीजन नीट एंड एम्स। तो उन्हीं को सॉल्व करता रहता था। एंड इट्स लाइक कि मैं सेपरेट टाइम डेडिकेट नहीं करता था, कस्टम मॉड्यूल मेरा बना हुआ रहता था, तो जब भी मैं बोर हो जाता था तो उसको सॉल्व करने लगता था। तो ऐसे मेरे दिन के 100 200 क्वेश्चन एवरेज होते रहते थे, और ज़्यादा टाइम भी कहीं इन्वॉल्व नहीं होता था अलग से। वेरी वेल डन। तो अकॉर्डिंग टू यू रिवीजन के साथ साथ क्यू बैंक भी सॉल्व करना चाहिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? बिल्कुल, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि व्हाट एग्जाम इज ट्राइंग टू आस्क, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। पीवाईक्यू से यू गेट टू नो कि वो कैसे पूछना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट पेपर में भी वैसे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं मोस्टली। ओके। एंड आपके एग्जाम डे स्ट्रेटेजी कैसी रही? मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू अटेम्प्टेड इन नीट एज वेल एज इन आईएनएसएट? हाँ, तो एग्जाम स्ट्रेटेजी पे एक चीज बहुत फोकस करना चाहूंगा मैं, कि लाइक अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, लाइक लिटरली 200 क्वेश्चंस। क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर देखोगे तो आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, तो फॉर श्योर यू विल गेट 10 क्वेश्चन करेक्ट। तो यू विल गेट 40 मार्क्स फॉर दैट। एंड 30 क्वेश्चंस वुड बी नेगेटिव, तो यू 30 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो नेट 10 मार्क्स आपको बिना कुछ आए मिल गए। तो इसमें आपके दो फायदे हुए, एक तो आपको मार्क्स मिल गए एक्स्ट्रा बिना कुछ जाने। दूसरा ये रहा कि आपको वो हेडेक नहीं रहा कि आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है नहीं, आपके माइंड में ये है कि क्वेश्चन सारे करने ही है। ओके, ग्रेट। तो अब विद दिस 305 रैंक इन आईएनएसएट, व्हाट ब्रांच आर यू फोकसिंग ऑन? लाइक दिस काउंसलिंग पार्ट इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन प्रिपरेशन पार्ट। तो ओके। अभी मेरे को कुछ इतनी क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आई वॉज ट्राइंग टू कंसल्ट द प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स इन माई सिटी।
तो सबके मिक्स ओपिनियंस थे, मेरा भी इतना क्लियर माइंड मेकअप नहीं हो पाया, तो अभी तो आई एम टारगेटिंग रेडियो डायग्नोसिस और जनरल मेडिसिन ओनली, एंड काउंसलिंग इज गोइंग ऑन, तो सो लेट्स सी व्हाट वुड बी फाइनलाइज्ड. ग्रेट. So all the best, Arpit, for your future journey.